कल्पना करो कि आप 72 दिनों तक एक विमान दुर्घटना में ऐसी जगह फंस जाए जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ हो, न कोई इंसान, न कोई मदद और न खाने पीने को कुछ, बस चारों तरफ अपनी मौत का साया नजर आए। लेकिन तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद न की हो। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका से चली जा रही थी। ये एक सामान्य उड़ान थी और विमान में बैठे सभी खिलाड़ी बहुत खुश थे, क्योंकि उनमें से कई पहली बार विमान में यात्रा कर रहे थे और ये सभी पहली बार अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे, जो अपने बच्चों को खेल में समर्थन देने के लिए उनके साथ जा रहे थे। विमान के उड़ने के बाद जब वो एंडीज पर्वत से होकर चिली की तरफ बढ़ने लगा, उस वक्त तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। अंदर बैठे सभी खिलाड़ी बहुत खुश थे और खिड़की की सीट से बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है। एक बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे विमान तेजी से झटके खाने लगता है। झटके लगने की वजह से वे सभी यात्री घबरा जाते हैं। लेकिन अंदर बैठा एक यात्री बताता है कि जब कोई विमान पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो विमान में टर्बुलेंस होती है, यानी ये कोई खतरे की बात नहीं है, जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये विमान आगे बढ़ रहा था, इसकी टर्बुलेंस भी बढ़ती जा रही थी। विमान अब और तेजी से झटके खाने लगा। विमान के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर गिरने लगा और ये देखकर लोगों के बीच हलचल मच गई। पायलट विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब विमान नियंत्रण से बाहर हो गया था, इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाते। सामने एक पहाड़ आता है और ये विमान सामने के पहाड़ से जा टकराता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक खिलाड़ी तो विमान के टकराते ही विमान के पिछले हिस्से के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि विमान का आगे का हिस्सा तेजी से रगड़ते हुए बर्फ की एक बड़ी चट्टान से जा टकराता है। ये टकराव इतना तेज था कि विमान की सभी सीटें एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, जिसमें कई लोग कुचलकर मारे गए। जब जो लोग इस दुर्घटना से बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और कैबिन में मौजूद बाकी लोगों की मदद करने लगे। कुछ खिलाड़ी जल्दी से पायलटों के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये दोनों पायलट भी मारे गए थे। ये एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। इस विमान में कुल 45 लोग यात्रा कर रहे थे, मगर इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 लोग जीवित बचे। अब चूंकि इस विमान ने शाम को उड़ान भरी थी, इसलिए थोड़ी देर में ही रात हो गई। बाहर का तापमान तेजी से गिरने लगा। ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग वहां मौजूद सामान और मृत शरीरों का इस्तेमाल करके विमान के सभी छेद बंद कर देते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। और ये सभी लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। इन सभी की हालत काफी खराब थी। ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि ये लोग अब नहीं बच पाएंगे। फिर जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी। जब सुबह धूप निकली तो उन्होंने देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मर गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तूफान रुक चुका था, बाहर का मौसम सामान्य हो चुका था। जब ये लोग विमान से बाहर आए तो उन्हें दूर दूर तक चारों तरफ सफेद बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इनके आसपास न कोई घर था, न कोई जानवर और न कोई पेड़ पौधे जिनसे ये लोग बच सके। अब सबसे पहले इन लोगों ने विमान की सीटें बाहर निकाली, ताकि विमान के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। उसके बाद उन्होंने घायल लोगों को धूप में लिटाया, ताकि उनका शरीर गर्म हो सके और ये लोग पानी पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद करके पानी जमा करने लगे। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों का सामान इकट्ठा किया। कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए।
अब जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनके शरीर को कुछ लोग विमान से दूर लाते हैं और उन्हें बर्फ से ढक देते हैं ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके। और जब यहाँ मदद पहुंचे तो ये लोग उन मृत शरीरों को अपने साथ ले जा सके। जब चीज़ें थोड़ी सुलझ गई तो इन लोगों ने सुकून की सांस ली। इन सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब बचे हुए खाने में से एक एक टुकड़ा सब में बांटा गया। वैसे तो खाने का यहाँ एक टुकड़ा बहुत ही कम था, पर जीवित रहने के लिए इतना काफ़ी था। हालांकि सब जानते थे कि ये खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उसके पास कोई मदद न पहुँचे। सबको लगा कि अब तक सरकार को पता चल चुका होगा कि उनका विमान क्रैश हो चुका है और जल्दी इन लोगों को बचा लिया जाएगा। इसीलिए वे सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। असल में जिस जगह उनका विमान क्रैश हुआ था वो दरअसल एक घाटी थी जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अभी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी ऊपर से विमान गुजरता है। विमान को देखकर ये सभी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो विमान काफी ऊंचाई पर था जिससे वह नीचे मौजूद फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और विमान उनकी नजरों के सामने से होते हुए गायब हो जाता है। कुछ घंटे बाद रात हो गई। ये सभी अतिरिक्त कपड़े पहनकर विमान के अंदर छिप गए और अंदर मौजूद सामान का इस्तेमाल करके विमान के सभी छेद बंद कर देते हैं। इस तरह से ये रात भी गुजर गई और अगली सुबह नांदो नाम के एक आदमी को होश आया जो विमान क्रैश के बाद से बेहोश पड़ा था। नांदो की हालत इतनी खराब थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। जब नांदो ने अपने माता पिता के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके माता पिता मर चुके हैं। ये सुनकर उसे काफी दुख हुआ। उधर बाकी लोगों ने दोबारा से बर्फ पिघलाई और थोड़ा पानी इकट्ठा किया और उसे पीकर गुजारा करने लगे। उन्होंने जमीन पर एक्स का चिन्ह भी बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले विमान को नजर आ सके। कुछ देर बाद एक और विमान उनके ऊपर से गुजरा जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इन लोगों ने शीशे चमकाकर उसका ध्यान खुद की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ये विमान भी उन्हें नजरअंदाज करके चला गया। ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस विमान ने हमें देख लिया है और अब बहुत जल्द उनके पास मदद पहुंच जाएगी। लेकिन इस तरह से एक रात और गुजर गई पर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हम सब इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है कि विमान के पिछले हिस्से में कुछ बैटरियां पड़ी थी और अगर हम इन बैटरियों को यहाँ ले आए तो बैटरी की मदद से हम विमान के रेडियो को चला सकते हैं और बाहर की दुनिया से संपर्क कर पाएंगे। अब सभी को ये विचार पसंद आया तो इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं था जैसा वो सोच रहे थे, क्योंकि विमान का पिछला हिस्सा जो क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गया था, पता नहीं वो हिस्सा कहाँ होगा। खैर उन्होंने विमान के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने चमड़े और कांच का इस्तेमाल करके कुछ चश्मे बनाए ताकि ये चश्मे तेज बर्फीले तूफान में उनकी आंखों की सुरक्षा कर सके और समूह के 4 लोग उन बैटरियों को लाने चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका विमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया और अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे बर्फ के बीच किसी को भी उनका विमान नहीं दिखेगा और शायद इसीलिए अभी तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां मौजूद बर्फ खिसकने लगी। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और वापस अपने विमान की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 6 दिन गुजर जाते हैं और 1 हफ्ते बाद विमान में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब यह इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास न तो कोई जानवर था और न कोई पेड़ पौधे, इसलिए अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। खाने के लिए कुछ भी न मिलने पर वो लोग पत्थरों पर जमी हुई काई खाने लगे जिसका स्वाद बहुत ही बुरा था, पर मजबूरी में उन्होंने इसे खाया। यहाँ नांदो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों के शरीर भी खाने पड़े तो वो खुद को जीवित रखने के लिए ये भी करेगा। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। जल्द ही इन सभी के बीच बहस होने लगी कि उन्हें मरे हुए लोगों को खाना चाहिए या फिर भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करने पर हमें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। जिसके बाद उन्होंने अपने पेट पर पत्थर रखकर गुजारा किया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ उनकी भूख भी बढ़ती गई।
हाल ये था कि ये सभी अपने जूतों की फीते और सिगारेट तक खाने पर मजबूर हो गए, लेकिन कई दिनों से भूखे रहने के बाद उन चीज़ों से उनकी भूख कहाँ मिटने वाली थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और भूख के चलते नांदो की बीमार बहन मर गई। नांदो ने अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया। इस तरह से वक्त गुजरता गया और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जीवित रखा, लेकिन अब तक उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब उनकी मौत उनसे सिर्फ एक कदम दूर थी। अब उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उन मृत शरीरों को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग विमान से बाहर आए और लाशों को काट कर खाने लगे। उन्हें खाते देख कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल लिया और वे भी उनके पास गए अपना पेट भरने के लिए। लेकिन 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी दूसरे इंसान को खाना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से ये लोग लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि इन 5 लोगों को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर नुमा नाम के एक लड़के को बर्फ में दबा एक सूटकेस मिला। सूटकेस को खोलने पर उन्हें अंदर एक रेडियो मिला। रेडियो को चालू करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें सिग्नल नहीं है, जिसके लिए इन लोगों ने चीजों को जोड़कर एक एंटीना बनाया। इस रेडियो पर उन्होंने एक समाचार सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार ने इनकी खोज में कई बचाव अभियान चलाए थे और 66 के करीब हवाई जहाजों को उनकी तलाश में भेजा था। इतनी कोशिश के बावजूद जब इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका तो सरकार ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। इससे ले अब सरकार ने इन लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है। एक खबर सुनकर समूह के सभी लोगों की हिम्मत टूट गई और उनके जीवित बचने की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अब उन बचे हुए 5 लोगों में से जिन्होंने मृत शरीरों को खाने से इनकार कर दिया था, उनमें से 4 लोगों ने भी मांस खा लिया क्योंकि वे जान चुके थे कि यहाँ उनकी कोई मदद करने नहीं आएगा और अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। यहाँ से निकलने के लिए यहाँ समूह के 3 लोगों ने दोबारा से विमान के पिछले हिस्से को ढूंढकर उसमें लगी बैटरियों को लाने का फैसला किया ताकि वे उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से संपर्क बना सके और उन्हें बता सके कि हम अभी भी जीवित है। इसके बाद 3 लोग विमान के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े और कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें विमान के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें ये लोग उठा लेते हैं और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी मिली जो क्रैश के वक्त उनसे बिछड़ गया था। उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया और अपना सफर जारी रखा क्योंकि अब उन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि विमान का पिछला हिस्सा यहाँ आसपास ही होगा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी काफी थक चुके थे और इन बर्फीली हवाओं में चलते उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्द ही रात हो गई और इन लोगों ने एक चट्टान की आड़ में छिपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो ये सभी बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब थी क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनमें से एक की तो आंखें तक जम चुकी थी और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। अब उनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए वे सभी विमान के बाहर की लोहे की चादर पर बैठकर पहाड़ के नीचे उतर आए। इन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे समूह में उदासी छा गई और उस आखिरी बचे आदमी ने भी इंसानी मांस खा लिया और अपने किस्मत को कोसता हुआ सो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 17 दिनों तक जीवित रखा। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफी खराब था। तूफान से बचने के लिए सभी विमान के अंदर बैठे होते हैं, तभी एक बड़ा तूफान आता है और विमान को अंदर बर्फ से भर देता है। अंदर मौजूद कई लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से काफी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। अब सभी लोग तो समय रहते बाहर आ गए, लेकिन एक लड़की बर्फ में काफी नीचे तक दब गई थी, जिसकी बर्फ में दम घुटने से मौत हो गई। ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और ये लोग इस हादसे से ठीक से संभल नहीं पाए थे कि तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और तेज तूफान उनकी तरफ आ रहा है जो पहले से भी ज्यादा तेज है। और एक तूफान आता है और ये सभी दोबारा से बर्फ में दब जाते हैं। ये तूफान इतना तेज था कि पूरा का पूरा विमान बर्फ से भर गया।
कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अंदर फंसे लोगों के पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसमें से एक साथी ने तेजी से विमान की छत में एक छेद बनाया ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और दम घुटने से बच सके। ये लोग हाथ जोड़कर सिर्फ यही कामना कर रहे थे कि अब उनके ऊपर और बर्फ ना गिरे, वरना ये सभी हमेशा के लिए यही दबकर रह जाएंगे। कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 मृत शरीरों को इकट्ठा करके उन्हें कोने में रख दिया। अब इस तरह से उन्हें यहाँ फंसे हुए 18 दिन गुजर चुके थे और उनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अब जीवित रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे अंदर मौजूद मृत शरीरों का मांस खा ले, लेकिन ऐसा करना इन सभी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सभी मृत शरीर उनके अपने लोगों की थी। अब ये सब देखकर नुमा नाम के उस लड़के ने खुद पर से नियंत्रण खो दिया। वे गुस्से में आया और विमान की खिड़की को तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता गया। पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद ये सब ऊपर की तरफ छेद करने में कामयाब हुए, जिसके बाद वे सभी बाहर निकल आए। बाहर आकर ये सभी इतने खुश थे जैसे कि सभी मौत की कैद से आजाद हो गए हो। उन्होंने जीवित बचने की खुशी मनाई और फिर बर्फ खोदकर विमान को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा ने ध्यान दिया कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उस जख्म को सुन्न कर दिया था। हालांकि वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ खोदना जारी रखता है। अब आसमान से सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में ही विमान बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वे सभी विमान के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई विचार नहीं था कि वे इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और इस दौरान इस चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर गए और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। अब जो लोग पहली बार विमान की तलाश में गए थे, उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वे दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। कुछ घंटों बाद उन्हें पता चलता है कि उनका एक और साथी भूख के चलते मर गया। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और उसे बर्फ में दफना देते हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो विमान के पीछे की तरफ से बैटरियां लाकर बाहरी दुनिया को सूचित करना होगा, वरना हम एक एक करके सब मर जाएंगे। जिसके बाद समूह के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और उन 4 लोगों के नाम थे रोबेरो, टिंटिन, नुमा और नांदो। इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहने और विमान की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका विमान कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नुमा की तबीयत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में संक्रमण फैल चुका है, इसीलिए वे सब तय करते हैं कि वापस नुमा को नीचे ले जाएंगे, लेकिन नुमा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों को आगे बढ़ने को कहा। अब नुमा विमान के पास तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी साथी विमान से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ ये 3 साथी कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां विमान का पिछला हिस्सा था, जो चट्टान से टकराने के बाद टूट गया था। इसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और विमान के पिछले हिस्से के पास जाते हैं। जब वे तीनों विमान की जांच करते हैं तो उन्हें बैटरियों के अलावा और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि ढेर सारे कपड़े, रम की बोतलें और कई सारे सिगारेट के पैकेट। ये लोग सामान लेकर वापस अपने विमान के पास आते हैं, जहां उन्होंने बैटरी को विमान के रेडियो में डाला और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो खराब हो चुका था और इस तरह से उनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाती है। उधर नुमा की तबीयत भी बिगड़ जा रही थी और उसका संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका था। विमान से मिला खाना भी अब खत्म हो गया था, इसलिए ये सभी दोबारा से इंसानी मांस खाने लगे। नुमा ने खाना पीना बंद कर दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बचे, क्योंकि वो जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब समूह के कुछ लोग एक बार फिर विमान के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ काम लायक मिल सके। इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया। उन्हें एक जलरोधक कपड़ा मिला, जिसे जोड़कर उन्होंने एक सोने का बैग बनाया।
इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि विमान क्रैश में 58 दिनों के गुजर जाने के बाद अब सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान आ गई और जीवित बचे रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें यही रुककर इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि अगर हम यही रहेंगे तो कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, इसलिए हमें कुछ लोगों को पैदल चलकर मदद बुलानी चाहिए। रात को नुमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने सभी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम सब मुझे अपना खाना बना लेना। ये शब्द कहकर नुमा की मौत हो गई। नुमा के इन आखिरी शब्दों से सबको हिम्मत मिलती है और उन्हें नुमा के पास से एक पत्र मिला। उस पत्र में नुमा ने लिखा था कि वह बहुत खुश है कि वह अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि उसे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती थी। अब नुमा का पत्र पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया और समूह के 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़े। इन तीनों ने एक सोने का बैग और ढेर सारा खाना लेकर अपना सफर शुरू किया। इस बार इन तीनों ने ठान लिया था कि वे हर हाल में इन पहाड़ी को पार करेंगे और चिली तक पहुंचकर सबके लिए मदद बुलाएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहे और जब रात हुई तो वे उस सोने के बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह उन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो उनकी हिम्मत टूट गई। उनके सामने पहाड़ थे और इसका मतलब था कि उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में ख्याल आया कि वे सभी वापस लौट जाए, क्योंकि सफर को पूरा करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। यहाँ टिनटिन ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों इस सफर को आसानी से पूरा कर सके। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे और आखिरकार 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिली, जहां रुककर उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने अंदाजा या उम्मीद नहीं की थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो इन दोनों को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे समझ रहे थे कि जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये भ्रम नहीं बल्कि सच में एक इंसान है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया क्योंकि वह उनसे काफी दूर था। बहते पानी के शोर में कुछ सुन नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कागज और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी ताकि ये दोनों लिखकर कुछ बता सके। और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। कागज पर लिखी सारी कहानी पढ़ने के बाद ये आदमी उस कागज को लेकर सरकारी अधिकारी के पास पहुंचा, जहां अधिकारी को भी पता चला कि 2 महीने पहले जिस विमान क्रैश में हम लोगों को मरा हुआ समझ रहे थे, उनमें से कुछ लोग अब भी जीवित है। और खबर मिलते ही सरकार ने इन सभी लोगों को बचाने का मिशन शुरू कर दिया। ये आदमी रोबेरो और नांदो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बहुत जल्द वहां रिपोर्टरों का मेला लग गया। बर्फीले पहाड़ों के बीच फंसे लोगों ने भी ये खबर रेडियो पर सुन ली, जिससे सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्द ही बचाव दल रोबेरो और नांदो को लेकर उस स्थान पर पहुंची और विमान क्रैश के 72 दिनों के बाद आखिरकार उन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया गया, जहां ये लोग अपने परिवार वालों से मिले और शहर के सभी लोगों ने इनका नायकों की तरह स्वागत किया। अब इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे को नहलाने में मदद की और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए गए, लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए। इस हादसे के बाद ये सभी काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के अंत में हमने जाना कि इस विमान में कुल 45 लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई। इसी के साथ सच्ची कहानी पर आधारित बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।